Hello and welcome back to the chapter and video number 2. Now we'll see the process of investigation of a crime. कभी कोई crime take place करता है, crime होता है, गुनाह होता है, तो उसकी investigation कैसे की जाती है. An important function of the police is to investigate any complaint about any crime that has been committed. पुलिस का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो उस क्राइम के रिगार्डिंग कोई कंप्लेन हुई है तो उस कंप्लेन के रिगार्डिंग थोरोली इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना. फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. क्राइम अगर होता है तो एफआईआर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. The first information report, that is FIR, it is the written report of crime registered with the police soon after the crime is discovered. जब क्राइम होता है, जब क्राइम डिस्कवर हो गया कि यहाँ पे कोई गुनाह हुआ है, खून हुआ है, मर्डर हुआ है, चोरी हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो उसके बाद FIR दर्ज होती है, रिटन रिपोर्ट जिसको कहते हैं कि क्राइम जो है वो कहाँ पे हुआ है, क्या क्राइम की डिटेल से डेट, डे और टाइम से लेकर क्या हुआ है उसकी सारी डिटेल्स उसमें होती है रिटन फॉर्मेट में. दैट इज कॉल्ड FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, राइट. जनरली इट इज अ कंप्लेंट लॉज्ड विद द पुलिस बाय द विक्टिम ऑफ कॉग्नाइजेबल ऑफेंस. जनरली ये ऐसी कंप्लेन होती है जो पुलिस में की जाती है. किसके द्वारा? बाय द विक्टिम. विक्टिम मतलब जिसके साथ गुनाह हुआ है, जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए, तो विक्टिम. ठीक है, तो विक्टिम के साथ जो हुआ है उस विक्टिम ने ये कंप्लेन किया है सम कॉग्निजेबल ऑफेंस. कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि पुलिस ऐसे क्राइम के बारे में कोर्ट की परमिशन के बिना इन्वेस्टिगेट कर सकती है. दैट इज कॉल्ड कॉग्निजेबल ऑफेंस. ऑफेंस मतलब क्राइम. द FIR usually mentions the date, time and other details and basic facts about the offense including a description of the events. FIR generally date, time और other details और बेसिक फैक्ट्स मेंशन करती है. FIR में मेंशन किया जाता है. और ये सब कुछ किसके बारे में? तो ऑफेंस जो हुआ है, ठीक है, जो क्राइम हुआ है उसके बारे में. उसमें साथ साथ में डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स भी होता है, कैसे क्राइम हुआ. ठीक है, जो वहाँ पे चश्मदीद गवाह होते हैं उसको पूछ लेते हैं और आजकल तो कैमरा देख लेते हैं. इफ नोन द आइडेंटिटी ऑफ द अक्यूज्ड एंड विटनेसेस आर ऑल्सो मेंशन. अगर पता है तो आरोपी और चश्मदीद गवाहों के नाम भी मेंशन किए जाते हैं. द FIR ऑल्सो स्टेट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट. FIR में कंप्लेनेंट माने कंप्लेन करने वाला, उसके नेम और एड्रेस भी लिखा जाता है. बट उसमें आई थिंक सो अगर कंप्लेनेंट परमिशन देगा तभी. There is a prescribed form in which the police register an FIR and it is signed by the complainant. एक ऐसा प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, पहले से बताया हुआ फॉर्म होता है जिसमें पुलिस जो है वो FIR रजिस्टर करते हैं और कंप्लेनेंट जो कंप्लेन करने आए हैं उनके द्वारा उसमें साइन भी होती है. द कंप्लेनेंट ऑल्सो हैज़ अ लीगल राइट टू गेट अ फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस. पुलिस के पास से FIR की फ्री कॉपी लेने का अधिकार भी कंप्लेनेंट के पास है. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्राइम का इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है. राइट, फर्स्ट वी विल सी दिस पार्ट. अब ये जो थी वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है, राइट. अब डिनायल टू लॉज a complaint by an officer has been declared illegal by the Supreme Court as it leads to a delay in the collection of evidence and denial of justice to the person concerned.
अब कंप्लेन, मान लो कि कंप्लेन जो है वो लॉन्च करने के लिए मना कर रहा है कोई ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर। ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर, क्योंकि कंप्लेन करने के लिए हम पुलिस स्टेशन ही जाएंगे, हम इनकम टैक्स ऑफिस में तो जाएंगे नहीं। तो किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी भी वजह से मना कर दिया तो उसको इलीगल डिक्लेयर किया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्योंकि अगर कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो अगर कंप्लेन दर्ज करने के लिए मना करेगा तो उसकी वजह से एविडेंस कलेक्ट करने में डिले होगी, और जो पर्सन के साथ ये गुनाह हुआ है उस पर्सन को न्याय दिलाने में भी देरी हो जाएगी। और अगर एविडेंस जो है वो ठीक तरह से अगर नहीं पाए गए या सामने वाले ने एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर दिया गया तो वो केस में न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा हमारी जस्टिस सिस्टम जो है वो पूरी प्रूफ के ऊपर आधारित है, राइट। तो किसी भी एफआईआर को दर्ज करने के लिए पुलिस मना नहीं कर सकती। If any police officer in charge of the police station refuses to register the FIR, the complainant can do the following. But फिर भी अगर कोई मना कर रहा है तो उसकी क्या प्रोसीजर होती है? तो he or she can send the report in writing to the superintendent of the concerned police station and also report the refusal of the officer in charge of the local police station to register the case. केस दर्ज, FIR दर्ज करने के मना करने वाला जो है उस, अगर वो मना कर रहा है ऑफिसर, तो उसी पुलिस स्टेशन का सुपरिटेंडेंट जो होता है उनको हम रिटर्न में लिखते हैं रिपोर्ट कि ऐसा हमारे साथ हुआ है और हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। और एक ऐसा भी, और उसको ये भी रिपोर्ट करते हैं कि ऑफिसर इंचार्ज जो है लोकल पुलिस स्टेशन जो है उसका ऑफिसर इंचार्ज, उसने ये एफआईआर दर्ज करने के लिए मना कर दिया गया है, केस को रजिस्टर करने के लिए उसने मना किया है, वो हम सुपरिटेंडेंट को बताते हैं। सुपरिटेंडेंट माने वो पुलिस स्टेशन का मेन मुखिया। द पर्सन कैन मीट द एसपी कंसर्न्ड और इवन हायर ऑफिशियल्स लाइक डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, उससे भी ऊपर डीआईजी ऑफ पुलिस, एंड कैन ब्रिंग द कंप्लेंट इन टू देयर नोटिस। तो अगर लोकल पुलिस स्टेशन या फिर सुपरिटेंडेंट भी अगर नहीं मान रहा है तो डीआईजी स्टेट लेवल पे होते, वहां पे जाके पर्सन उसके नोटिस में ला सकते हैं कि ऐसा हुआ है, राइट। He or she can also approach the High Court or go directly to a magistrate and get an FIR registered under section 156 of 3 of the Criminal Procedure Code, that is CPC. वो जो कंप्लेनेंट है वो हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं या फिर मैजिस्ट्रेट के पास भी जा सकते हैं और एफआईआर जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। ये एक स्पेशल वे है जो सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 156 ऑफ 3 में लिखा गया है और अधिकार दिया गया है। द पर्सन कैन ऑल्सो मेक अ कंप्लेंट टू द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, SHRC में जाके कंप्लेंट भी कर सकते हैं ये पर्सन अगर उनकी एफआईआर केस दर्ज नहीं हो रहा है तो, और द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, दैट इज NHRC, वहाँ पे भी जाके कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है कि हमारी एफआईआर नहीं ली जा रही है। और उसमें एक कारण मेन होता है, अगर वैलिड रीज़न है और पुलिस ने एफआईआर नहीं ली है तभी जाके होता है। अदरवाइज कभी कभी पुलिस को परेशान करने के लिए यूं ही एफआईआर लगवा दो तो वो भी एक क्राइम है। क्राइम का इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? फर्स्ट स्टेप, रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ विटनेसेस, चश्मदीद गवाह जो होते हैं, गवाह होके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना फिर अलग अलग तरह के प्रूफ या एविडेंस को इकट्ठा करना और फिर चार्जशीट फिल करना जिसमें अक्यूज के अगेंस्ट में क्या क्या एक्यूजेशंस है, माने आरोपी के सामने क्या क्या आरोप लगे हैं वो लिखना होता है। एंड सबमिटिंग इन द चार्जशीट इन अ सूटेबल क्रिमिनल कोर्ट, जो क्रिमिनल कोर्ट लागू होती है उस क्रिमिनल कोर्ट में ये चार्जशीट को सबमिट करना होता है। Let us move ahead. A criminal case is referred to a lower court. Lower court से लागू होता है criminal case. All legal proceedings pertaining to criminal offences are initiated by the state and not by the victim in his or her individual capacity. सारी legal proceeding जो criminal offences गुनाह हुआ है उसके related या उससे applicable जो है वो सारी proceedings जो है वो कौन initiate करता है? Initiate माने start कौन करता है? तो state
स्टेट माने गवर्नमेंट या फिर कोर्ट, और कोई विक्टिम अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी के आधार पे, माने वो बहुत ही पैसे वाला है, उनकी बहुत ही पहुंच है, वो चाहे किसी को भी मरवा सकता है, तो वैसे नहीं करना है, ये एक प्रोसीडिंग के थ्रू जाना चाहिए, राइट। The Supreme Court has issued several directions with respect to the registration of an FIR. FIR के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ डायरेक्शंस भी सुप्रीम कोर्ट ने इश्यू किए हैं। उसमें से कुछ ये है, रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR इज मैंडेटरी। FIR का रजिस्ट्रेशन जो है वो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, CPC के तहत 154 की सेक्शन में ये लिखा हुआ है, इफ द इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजेस कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर वो जो गुनाह हुआ है उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि पुलिस जो है वो कोर्ट को बताए बिना, कोर्ट की परमिशन के बिना गिरफ्तार कर सकती है, तो उसमें FIR का दर्ज होना मैंडेटरी है। नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज परमिसिबल इन सच अ सिचुएशन, उसमें कोई प्रिलिमिनरी जांच नहीं होती है, प्रोसीजर के थ्रू ही सब कुछ होता है। If the information received does not disclose a cognizable offense but indicates the necessity for an inquiry, a preliminary inquiry may be conducted only to ascertain whether cognizable offense is disclosed or not. अगर जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो इन्फॉर्मेशन से ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, माने ऐसा ऑफेंस की जिसमें कोर्ट की परमिशन के बिना अरेस्ट हो सकता है, तो ऐसा नहीं है, पर वो इंडिकेट कर रहा है कि इंक्वायरी तो होनी चाहिए, तो उसके आधार पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो कंडक्ट हो सकती है, सिर्फ यही श्योर करने के लिए, मेक श्योर करने के लिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो डिस्क्लोज हुआ है या नहीं, राइट। द पुलिस ऑफिसर मस्ट रजिस्टर द ऑफेंस इफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस इज डिस्क्लोज, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो पुलिस ऑफिसर उसको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट एरिंग ऑफिसर्स हु डू नॉट रजिस्टर द FIR, अगर कोई ऑफिसर ने FIR रजिस्टर नहीं करने की गलती की, एरिंग, तो गलती करने वाला ऑफिसर जो है उसके सामने भी एक्शन ली जा सकती है। इफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय हिम डिस्क्लोज इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ और उसने डिस्क्लोज और उसने FIR दर्ज नहीं किया तो उसके सामने सख्ती से कार्रवाई की जा सकती है। अब हम बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है, जो जैसे कि हमने ग्लोसरी में देखा कि ऐसा लॉ ऑफिसर की जो या तो सरकार के साइड से लड़ता है या फिर पब्लिक के इंटरेस्ट में वो लड़ता है। इन क्रिमिनल केसेस द गवर्नमेंट इज ऑलवेज द पार्टी दैट सूज द अक्यूज्ड, क्रिमिनल केसेस में हमेशा गवर्नमेंट होती है ऐसी पार्टी जो कि दावा करती है कि ये जो आरोपी है उसने ही आरोप किया है। द गवर्नमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन द कोर्ट बाय अ पब्लिक प्रोसिक्यूटेड, गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर रिप्रेजेंट करता है। द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिगिंस वंस द पुलिस हैज कंडक्टेड द इन्वेस्टिगेशंस एंड फाइल्ड द चार्जशीट इन अ कोर्ट। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का रोल तब शुरू होता है जब एक बार पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दे, कंडक्ट कर ले और चार्जशीट जो है वो फिल करके चार्जशीट कोर्ट में फाइल करे। पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू डिफेंड द स्टेट इन ऑल क्रिमिनल मैटर्स, सारी क्रिमिनल मैटर्स में पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, और उसको डिफेंड करने के लिए, स्टेट को डिफेंड, अगर वो सरकार के सामने केस है तो स्टेट को डिफेंड करने के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जाता है। अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर मस्ट बी एन एडवोकेट विद द एक्सपीरियंस ऑफ प्रैक्टिसिंग एट अ कोर्ट फॉर एटलीस्ट 7 years। पब्लिक प्रोसिक्यूटर खुद एडवोकेट होना चाहिए और उनके पास कोर्ट में काम करने के 7 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना चाहिए। Public prosecutors have to clear an examination which is conducted by the state government from time to time. Periodically, state government
जो होते हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कुछ एग्ज़ाम्स लेते रहते हैं ताकि वो मेक श्योर कर सके कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का नॉलेज वो अप टू द मार्क है, तो वो एग्ज़ाम देनी होती है। देयर इमोल्यूमेंट्स आर फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट उनके पेमेंट को फिक्स करती है। इमोल्यूमेंट माने पेमेंट। एज एन ऑफिसर of the court, it is his or her duty to play an impartial and neutral role and help in the prosecution of all who have been charge sheeted by the police. तो ऑफिसर, कोर्ट के ऑफिसर होने के नाते ये उनकी ड्यूटी होती है कि प्रोसिक्यूशन में वो पुलिस के द्वारा चार्जशीट किए गए सारे जो गुनाह है उसमें इम्पार्शियली और न्यूट्रल माने किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं, वो तटस्थ होके, तटस्थ माने वो सिर्फ फैक्ट की साइड लेकर काम करेंगे। वो हर एक ऑफिसर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है। He or she is expected to place before the court all evidences in his or her possession, whether in favor of or against the accused. वो जो ऑफिसर होता है, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, उसको उसके पास से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनके पास जो कुछ भी सबूत है, एविडेंसेस है जो उनके पास है, वो कोर्ट में जो वो सबूत के तौर पे पेश किया जाना चाहिए, और या चाहे वो एक्यूज्ड माने आरोपी के अगेंस्ट में हो या फेवर में हो, जो कुछ भी हो वो उनको न्यूट्रली, ऑनेस्टली प्रेजेंट करने होते। It is up to the court to decide in light of such evidence whether the accused had committed the offense with which he or she was charged. अब वो कोर्ट डिसाइड करेगी ऐसे एविडेंस को लेकर, ध्यान में लेकर, मद्देनजर रखते हुए कि वो जो आरोपी है उसने सही में ऑफेंस किया है, जिसके आरोपी के ऊपर जिस चीज़ का आरोप लगा है वो सही में उसने किया है या नहीं। वो कोर्ट डिसाइड करेगी जो जो सबूत पेश किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए, उसको स्टडी करते हुए। यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में उज्ज्वल निकम जी का नाम है। ही इज़ अ रिनोड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु हैज़ वर्कड ऑन प्रोमिनेंट मर्डर एंड टेररिज्म केसेस। काफ़ी बड़े बड़े केसेस में इन भाई साहब ने, महाशय ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर, गवर्नमेंट का जज रहते हुए, लॉयर रहते हुए काम किया है, राइट। और ऐसे केसेस जैसे कि 1993 का बॉम्बे बॉम्बिंग्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हुआ था, गुलशन कुमार मर्डर केस, प्रमोद महाजन मर्डर केस, और 2008 मुंबई अटैक्स, राइट। ये महाशय उनमें लड़े थे और सक्सेसफुली उन्होंने रोल आउट किया था। नेक्स्ट वी विल सी द रोल ऑफ द जज। रोल ऑफ द जज क्या होता है, जज का रोल क्या होता है। द जज हियर्स ऑल द विटनेसेस एंड एग्जामाइंस एविडेंस प्रेजेंटेड बाय द प्रोसिक्यूटर एंड डिफेंस लॉयर। प्रोसिक्यूटर माने गवर्नमेंट का लॉयर और डिफेंस लॉयर माने आरोपी का लॉयर, उन दोनों ने जो कुछ भी एविडेंस पेश किए वो जज को सुनने होते और देखने होते, सबूत जो पेश किए होते वो। आफ्टर अ क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द होल केस, द कोर्ट और द जज डिसाइड्स वेदर द पर्सन अक्यूज्ड इज गिल्टी और इनोसेंट। ये सारे एविडेंस को, विटनेसेस को स्टडी करने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद क्लोज एग्जामिनेशन होता है पूरे केस का, और उसके बाद कोर्ट जो होती है, उनका जज, वो डिसाइड करते हैं कि जिसके ऊपर आरोप लगा है वो आरोपी ही है, गिल्टी ही है, या फिर निर्दोष है, इनोसेंट है। द वर्डिक्ट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ इन फोर्स। ये जो जजमेंट होता है, वर्डिक्ट माने जजमेंट, और वो जजमेंट उनके मन गढ़ंत नहीं होता है, जो जज के मन में आए वैसा दे, ऐसा नहीं होता है। वो लॉ के आधार पे होता है, कानून के अकॉर्डेंस में होता है। द जज कंडक्ट्स द ट्रायल इम्पार्शियली। जज भी वो ट्रायल माने वो केस चलाते हैं, वो इम्पार्शियली चलाते हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं रखते कि भाई ये हमारा सगा है तो उसका हम हमारा पूरा ओरिएंटेशन उसके थ्रू, उसके ऊपर होगा, ऐसा नहीं होता। इफ द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड, अगर आरोपी जो है उसके सारे सबूत, सारे जो गुनाह है वो प्रूव हो गए,
देन द जज प्रोनाउंसेस द सेंटेंस, उसके बाद जज सजा सुनाते हैं। He or she may send the person to jail or impose a fine or both depending on what the law prescribes। कानून को ध्यान में रखते हुए, कानून के साथ रहकर वो जो जज होते हैं वो उस आरोपी को, जिसके सारे आरोप सही साबित हुए, उस आरोपी को या तो वो पनिशमेंट करते हैं, फाइन भरने के लिए कहते हैं, या फिर जेल में भेजते हैं, या फिर दोनों होता है। वो लॉ क्या कहता है उसके आधार पे वो करते हैं, उसके खुद का मन क्या कहता है ऐसे नहीं होता है, लॉ क्या कहता है उस आधार पे होता है। इफ एनी वन साइड इज नॉट सेटिस्फाइड देन इट कैन अपील टू द हायर कोर्ट्स। अगर आरोपी या डिफेंडर या फिर जिसने केस किया विक्टिम, दोनों में से कोई अगर जज का जजमेंट जो है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। माने अगर लोअर कोर्ट्स में है तो वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, और हाई कोर्ट में भी सेटिस्फाइड नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट इज फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल किसको कहते हैं? ऐसा केस जिसमें किसी का पार्शियलिटी ना हो और सही तरह से हो, दैट इज फेयर ट्रायल। द पर्पज ऑफ अ ट्रायल इज टू फाइंड आउट वेदर द अक्यूज्ड इज गिल्टी और इनोसेंट। आरोपी जो है वो सही में आरोपी है या निर्दोष है वो देखने के लिए ट्रायल की जाती है। और अ फेयर ट्रायल एंश्योर्स दैट आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अपहेल्ड। फेयर ट्रायल किसको बोलते हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 21 को पूरी तरह से फॉलो किया गया है या नहीं, वो अगर हम देख ले तो दैट इज, अगर वो ठीक है तो फेयर ट्रायल, अदरवाइज द ट्रायल इज बायस्ड। This article guarantees the right to life and states that a person's life or liberty can be taken away only by following a just legal procedure। तो ये जो पूरी प्रोसीजर है उसमें ये बात का ध्यान रखा जाता है कि पर्सन की लाइफ माने जीवन या लिबर्टी माने आज़ादी जो है वो तभी जो ले सकते हैं अगर वो लीगल प्रोसीजर में कहा गया है, प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है या लॉ के मुताबिक है, तभी जाके आप उनकी लाइफ माने उनको फांसी की सजा दे सकते हैं या फिर उनको जेल में डालते हैं तो उनकी आज़ादी ले लेते हैं। तो वो तभी होता है जब कानून कहता है कि यस इनका ये होना चाहिए। द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ फेयर ट्रायल इंक्लूड द फॉलोइंग। फेयर ट्रायल कैसे होती है, उनके क्या एलिमेंट्स है जो जरूरी है। पहला, द अक्यूज्ड इज गिवन अ कॉपी ऑफ चार्जशीट एंड ऑल अदर एविडेंसेस दैट द प्रोसिक्यूशन प्रेजेंट्स अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अक्यूज्ड माने आरोपी जो है उनको चार्जशीट की कॉपी दी जाती है कि तुम्हारे ऊपर इतने इतने आरोप लगे, एंड वो सारे एविडेंसेस जो कि प्रोसिक्यूशन ने अक्यूज्ड के सामने पेश किए हैं कि तुम्हारे सामने ये सारे एविडेंसेस है, ये सबूत है जो तुम्हारे सामने पेश किए गए हैं। उसके बाद द ट्रायल इज हेल्ड इन एन ओपन कोर्ट इन फुल पब्लिक व्यू अंटिल अदरवाइज डिसाइडेड बाय द कोर्ट। ट्रायल जब चलता है, केस जब चलता है तो वो ओपन कोर्ट में होता है, फुल पब्लिक व्यू में सब लोग देख सकते हैं, या कब तक, जब तक कोर्ट डिसाइड करे कि ये प्राइवेट में होगा तब तक सब कुछ पब्लिक में ओपन कोर्ट में होता है। एट द टाइम ऑफ ट्रायल ऑफ द फॉलोइंग पीपल आर प्रेजेंट एट द हियरिंग। ट्रायल के टाइम पे ये लोग हियरिंग सुनवाई के लिए हाजिर होते हैं। द जज, द अक्यूज्ड माने आरोपी, द लॉयर माने वकील, एंड द विटनेसेस एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सरकारी लॉयर, आरोपी का लॉयर, सारे विटनेसेस, सारे फिर जज एंड लॉयर और अक्यूज्ड माने आरोपी, वो सब लोग हाजिर रहते हैं जब उनकी सुनवाई होती है, तो उनका हाजिर रहना जरूरी होता है। The victim and his family appear before the court only when they are summoned। समन माने उसको आदेश दिए जाते हैं कि आप कोर्ट में आके हाजिर हो, तब जाके विक्टिम माने जिसके ऊपर गुनाह हुआ है वो, और उसके फैमिली मेंबर्स जो है वो तभी जाके कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं या आ सकते हैं जब उनको कहा जाए तब। The accused is defended by a lawyer who is given an opportunity to cross-examine all the prosecution witnesses। अक्यूज माने आरोपी जो है वो ऐसे उनको भी डिफेंड करने के लिए लॉयर रखने की छूट होती है, और वो लॉयर उनको डिफेंड करता है जिनको एक
अपॉर्चुनिटी, मौका दिया गया है कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए और उस आरोप को लेकर जो कुछ भी विटनेसेस पेश किए गए हैं सबूत के तौर पे, वो सब कुछ सही है या गलत, वो क्रॉस चेक करने के लिए, क्रॉस एग्जामाइन करने के लिए उनको मौका दिया जाता है. All people involved in carrying out the trial, the police, the public prosecutor, the defense lawyer and the judge should carry out their role impartially in order to ensure that every citizen, when accused, should get a fair trial, irrespective of his or her class, caste, gender and religion. जितने भी लोग इनमें इन्वॉल्व होते हैं इस ट्रायल में, जैसे कि पुलिस है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, डिफेंस लॉयर है एंड जज, वो सबको तटस्थ रूप में, माने इम्पार्शियल होके, किसी एक की तरफ झुक के ये काम नहीं करना, इम्पार्शियल होके ये पूरे केस का काम करना है, ताकि वो इंश्योर हम कर सके कि सभी सिटीजन जब भी उनके ऊपर आरोप लगे तो उनको फेयर ट्रायल मिले, वो कोई भी जाति का, कास्ट का, कुछ भी हो, कोई भी धर्म का हो, पर उनको कोर्ट की तरफ से फेयर ट्रायल मिले. एंड द जजमेंट मस्ट बी अराइव्ड एट बेस्ड ऑन द एविडेंस बिफोर कोर्ट. जजमेंट जो होता है वो किसी मन में आए कि ये आरोपी है, उनको टांग दो, फांसी पे लटका दो, ऐसा नहीं होता है. जो कुछ भी एविडेंस, सबूत पेश किए गए, उसके आधार पे कोर्ट जो होती है वो पूरा अपना मुकदमा सुनाती है. ठीक है, तो हियर विद दिस वी एंड अप विद द चैप्टर, राइट. यहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की भाई जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसको क्या क्या प्रोटेक्शन मिलता है, तो वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो. और आई वांट टू एक्सप्रेस द विश कि आप ये पढ़े, राइट. सो आई होप इन दिस चैप्टर वी वेंट थ्रू वेरी वेल and you do not have any doubt, but still if you have doubt you can text me, call me anytime during the working hours, right. So right now we are winding up and we'll see you in the next chapter. So till then, goodbye. Jai Bharat.